विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 10 गद्य खंड से पाठ 4 के तृतीय भाग को लेकर, जिसका नाम है, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके पहले मैंने इस पाठ का 2 भाग पढ़ा दिया है। आज तीसरा और अंतिम भाग पढ़ाऊँगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, इस पाठ में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के विषय में बताया गया है। लेखक यही बताना चाहता है कि अपनी भारतीय संस्कृति विश्व की अनेक संस्कृतियों से बहुत ही अच्छी है और इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से कितना प्रेम करता है, वही इस पाठ में बताया गया है। देखिए, हमारे प्रत्येक देशवासियों को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। मतलब जब हम कोई भी कार्य करें, भारतीय कोई भी कार्य करे, कोई अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें उसका व्यक्तिगत स्वार्थ न हो। अर्थात वह यह न सोचे कि मुझे ही केवल लाभ हो, चाहे दूसरों को उससे चाहे जितना नुकसान हो जाए, कि मैं चाहे जितना कमा लूँ, दूसरों का चाहे जितना नुकसान हो जाए, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। अर्थात उसका जो मुख्य कर्म है, जो उसका लोगों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, वह सेवा और निष्ठा, सेवा के तौर पे होना चाहिए। और निष्ठा मतलब सच्चा प्रेम रूप में करना चाहिए। अर्थात गलत कार्य नहीं करना है। जो भी कार्य करे वह निष्ठा के साथ, एकदम लगन के साथ करे। और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। अर्थात हम जो भी कार्य करें वह हमारी सेवा और निष्ठा और व्यक्तिगत कर्तव्य के आधार पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है। क्रिया अर्थात हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के पीछे हमारी जो भी भावना रहती है, जिस मन से हम उसे करते हैं, उसका बड़ा प्रभाव होता है और परिणाम भी, उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है और परिणाम भी निकलता है। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, अर्थात देखने में ऐसा लगे कि कार्य एक ही हो रहा है, क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार, सम्मिलित अर्थात संयुक्त परिवार, जिसमें सभी लोग रहते हैं। आज के परिवेश में सम्मिलित परिवार बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके। अर्थात जो सम्मिलित परिवार है उसमें हर व्यक्ति ये अपना यह कर्तव्य समझता है कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे संपूर्ण परिवार को लाभ मिल सके। और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है। अर्थात सब मिलकर कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, तो वह एक रकम होती है, एक पैसा होता है, या जो भी अनाज भी उपार्जन हो रहा है वह होता है, जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। अर्थात उससे ज़्यादा परिवार उपार्जन नहीं कर सकता। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए। और अगर उसी परिवार का व्यक्ति यह सोचने लगे कि उसे पर्सनल खुद के सुख के लिए और कार्य करना चाहिए, और पैसा कमाना चाहिए, और धन पर और अनाज पैदा करना चाहिए, तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी। अर्थात उस स्थिति में भी उसका उपार्जन उतना ही होगा, क्योंकि वह पहले भी मन लगा के कार्य कर रहा है पूरे परिवार को सुख पहुंचाने के लिए, और अकेले पर्सनल वह कार्य कर रहा है अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए, तब भी दोनों स्थितियों में उपार्जन अर्थात कमाई एक ही स्थिति में उतना ही होगा। सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। अर्थात जब सब मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसका बराबर बराबर बंटवारा हो जाए तो सबको सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं। अर्थात जब सब परिवार
में कार्य कोई किया जाता है और उसमें खुद के फायदे के लिए नहीं उपार्जन किया जाता बल्कि पूरे परिवार के लिए किया जाता है, तो उसमें संघर्ष नहीं होता, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, वह दूसरों में संघर्ष अनिवार्य है। अर्थात जब उस पहली स्थिति में वह कार्य करता है तो संघर्ष अर्थात झगड़ा लड़ाई होने की संभावना नहीं, लेकिन जब दूसरी स्थिति में करता है तो लड़ाई झगड़ा अनिवार्य हो जाता है कि जिसमें कि वह खुद के लिए भी लाभ के लिए भी कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान बनाना होगा। अर्थात हमारी संस्कृति यही चाहती है कि हम अपने को पहली स्थिति में लाएं, अर्थात जो भी कोई हम कार्य करें तो हम यही सोचें कि हम सबको सुख पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि यह सोचकर वह कार्य करें कि हम केवल अपने लिए कार्य कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान ही रहेगा। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। आज जो विज्ञान है वह मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है, बहुत सारी शक्तियाँ दे रहा है। नई टेक्नोलॉजी आने से अनेक प्रकार की शक्तियाँ दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। अर्थात जो विज्ञान हमें शक्ति दे रहा है उसका लाभ हम एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे व्यक्ति के समूह को गिराने में करते रहेंगे। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। अर्थात अगर नैतिक अंकुश जो भी हमारे पास शक्तियाँ हैं उस पर अगर हमारे संस्कृति का अंकुश न हो, उस पर हमारे ज्ञान का अंकुश न हो, हमारे आचरण का अंकुश न हो, तो वह हमें नुकसान ही पहुँचाएगा। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है। वही अंकुश हमको भावना अर्थात लाभ भी दे सकती है, और वही शक्ति हमें परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह भी बात विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। अर्थात भारत में यह समस्या है कि जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं चल रही हैं, वहाँ पर जो अच्छी अच्छी कृतियाँ, जो अच्छे अच्छे कहानी, निबंध, लेख लिखे गए हैं, उन्हें पूरे भारत के लोगों को उनके पास कैसे पहुँचाया जाए जिससे उसका आनंद वह ले सके। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय है। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संगलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। अर्थात हर राज्य की जितनी भी भाषाएं हैं, अलग अलग जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को तो उस राज्य में छपे ही, लेकिन उसके साथ साथ देवनागरी अर्थात हिंदी भाषा में भी छपवाया जाए। उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। अर्थात जो एक भाषा को जानता है वह दूसरी भाषा को आसानी से समझ जाएगा। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। ऐसी ऐसी संस्थाएं भी स्थापित की जाएं जो एक भाषा का अनुवाद दूसरे भाषा में कर सकें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है।
इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है कि जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। गर फिरदौस बार बर रुए जमीनस्त, हमी यस्तो हमी यस्तो हमी यस्त। अर्थात यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो वह यहीं है, यहीं है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आप लोगों को इस पाठ को पढ़ने के लिए। और आज यह पाठ समाप्त होता है। आगे मैं दूसरा पाठ लेकर आऊँगा। अब आप लोग इस पाठ को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक बार मैंने समझ में आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए।